नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस में। तो फिर आज नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आप भी बहुत ही इस समय कह सकते हैं तनाव की स्थिति में चल रहे हैं कि कम समय है और काफ़ी ज़्यादा कोर्स कवर करना है रीट का। तो उसके लिए एक नई सीरीज़ मैंने शुरू की आज से, संडे समरी, जिसमें आप कोचिंग में पढ़ लिया, पुस्तक में पढ़ लिया, अब मेरे साथ करेंगे दोहरान और अच्छा परिणाम ईश्वर ज़रूर देगा। तो शुरू करते हैं आज की संडे समरी, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका काल माना गया है 3500 ईसा पूर्व या 3500 ईसा पूर्व से, यानी बैक टू सेंचुरी से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। और लिखते चलिएगा। और वैसे तो सुनना और देखना दोनों ही अपने LSRW का जो नियम है पढ़ाई का, उसके अनुसार 2 या 3 उसमें से पायदान हम कवर करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है हमें। तो पहला सिंधु घाटी सभ्यता का प्रादुर्भाव या फिर इसका काल रहा है हमारा 3500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अब इसके मुख्य मुख्य बिंदु देखते हैं हम। समरी है, चिंता मत करिए, पूरे मेन टॉपिक इसमें हम कवर करते हुए चलेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले इसका चार्ल्स मैसन, ने इसको 1826 ईस्वी में, इसका एक स्थान है, चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी। सबसे पहला खोजा गया स्थान हड़प्पा। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि इसको सिंधु नदी में है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूल रूप से खोज की फिर वास्तव में अच्छी तरह से वो की थी राय बहादुर दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी, जो इसके बारे में अच्छी तरह इन्होंने अध्ययन करके बताया था। फिर इसका मुख्य बिंदु देखते हैं हम राय बहादुर दयाराम साहनी के बाद में कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, उनके निर्देशन में 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन कराया गया था। 1921 ईस्वी में कौन थे? सर जॉन मार्शल। इनके निर्देशन में इनका उत्खनन करवाया गया। फिर आगे देखिए, इसमें इसका आकार था त्रिभुजाकार, यानी कि ट्रायंगल शेप में बसे हुए थे। ये जो भी इसके सिंधु घाटी के जो शहर थे त्रिभुजाकार थे और प्रथम नगरीय सभ्यता थी ये। फिर हम देखते हैं कि प्रथम नगरीय सभ्यता या क्रांति इसको कह सकते हैं, और इसके सर्वाधिक स्थल, अपने सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में मिले हैं। फिर अगला महत्वपूर्ण बिंदु इसमें आता है, इसकी जो नवीनतम खोज है, अब जो रिसेंटली खोजा गया है, वो धोलावीरा गुजरात में। यानी कि सिंधु नदी से लेकर गुजरात की तरफ इसका ज़्यादा विस्तार था। वो बात अलग है कि इनका व्यापार जम्मू कश्मीर से लेकर और
अपने पाकिस्तान के भी काफ़ी क्षेत्र में था। फिर आता है इसमें कि इसका जो नवीनतम स्थल है, एक है बालाथल उदयपुर में, एक नवीनतम स्थल। फिर हम इसमें देखते हैं कि बालाथल उदयपुर के बाद आता है, इसका विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का हम देखें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तेरह लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। एक अच्छा खासा दुनिया का एक देश हो उसके लगभग बराबर का है। और इसमें सबसे ज़्यादा सुनियोजित नगर नियोजन था, सर्वश्रेष्ठ है कांस्युकीन में। कांस्युकीन में सर्वश्रेष्ठ नगर नियोजन। अब इसका ये अपन ने इसके युग पढ़ चुके हैं और विशेष तौर पर इनके जो भी समय का जो विभाजन है उसके अपने पृथ्वी के जो विभाजन है वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जल्दी ही। लेकिन अभी हमें कम समय में हमारी रीट की एग्ज़ाम को कवर करना है, तो उसका प्रयास मेरे साथ आपको करना है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो इनका सबसे पहले तो कि जो एक विशेषता थी, इनके मिले हैं मोहनजोदड़ो में स्नानागार, यानी मोहनजोदड़ो स्थान है इस सभ्यता का काफ़ी बड़े स्नानागार मिले हैं, मतलब सार्वजनिक स्नानागार जिनको कह सकते हैं, काफ़ी बड़े हैं उनका आकार वगैरह भी। लेकिन इतने पिन पॉइंट ऐसा क्वेश्चन रीट के लेवल पर नहीं बनता है, निश्चिंत रहिए, नहीं बनता है ऐसा कोई पिन पॉइंट। और फिर आता है इसमें सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था, यानी मुख्य रूप से वो अपने आप को देन मानते थे मातृसत्तात्मक रूप से, यानी कि माता का आशीर्वाद, जो आजकल भी काफ़ी मिलता है, कहीं कहीं पे लिखा भी देखा होगा, माँ का आशीर्वाद। इसके बाद हम देखते हैं इनके मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था सिंधु घाटी सभ्यता में। मनोरंजन के लिए ये शिकार करते थे। और फिर ये अपने लिए क्या करते थे, आवागमन के लिए बैलगाड़ियां थीं। आवागमन बैलगाड़ियों द्वारा। और इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि उनको चित्रों के द्वारा दर्शाया जाता था और दोनों तरफ से चलती थी, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। तो बीबी लाल ने उसको बुस्ट्रोफेदम कहा था। लिपि बीबी लाल के अनुसार। बीबी लाल ने कहा था उसको बुस्ट्रोफेदम। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसको बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें हम कि ये लोहे से अनजान, मुख्य बिंदु लेने हैं अपने को। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हम चारों ग्रंथ लेके बैठ जाएं, प्राचीन काल के ऋग्वेद से लेकर और रामायण महाभारत तक, और पूरे कर ही नहीं पाएँ और रीट की एग्ज़ाम हो जाए। शॉर्ट में लेंगे। लोहे से अनजान थे सिंधुवासी। इसके बाद ये कृषि करते थे गेहूं और जौ की, तो हम इसको मुख्य बिंदु के रूप में कृषि
कृषि में क्या था इनके, गेहूं और जौ। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि ये जो मृतक के पैर करते थे, वो मृतक के पैर यानी कि उसको दफनाने का या फिर उनके अग्नि संस्कार के दौरान उसके पैर दक्षिण दिशा में रखते थे। और इनके यहाँ पर लोथल में धान और बाजरे की खेती होती थी। अब वहाँ पर हमने पढ़ा है गेहूँ और जौ, लेकिन अधिकांश जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें गेहूँ और जौ की खेती होती थी, लेकिन लोथल में इसकी खेती होती थी बाजरे और धान की। जो इसका स्थल है लोथल, उसमें बाजरे और धान की खेती होती थी। आगे बढ़ते हैं, लिखते चलिए या फिर आप ध्यान से सुनते चलिए। सुनते किससे हैं, ध्यान से, कान से मत कहिएगा कभी। तो फिर इसमें एक इन्होंने कपास की खेती भी प्रारंभ कर दी थी और हल से अनजान थे सिंधुवासी। अधिकांश ये कुछ इसमें ऐसा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा कि कहीं पर तो हल से अनजान थे, और जबकि हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की देन क्या थी, हल, यानी कि उनके अंतिम समय में उन्होंने हल का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। और पशुपालन में ये करते तो थे, लेकिन गाय और घोड़े से अपरिचित थे। यानी ये गाय और घोड़े को नहीं जानते थे। अब पशुपालन में ये भेड़, भैंस, बकरी वगैरह को पालते थे, लेकिन ये दो चीज़ों से अपरिचित थे। उस समय हो सकता है कि इतनी ज़्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं हो। अब इनकी बात करें हम सिंधु सभ्यता में, इनकी जो कला थी वो मृद भांड या मिट्टी के बर्तन होते थे। इनके मुख्य रूप से ये बर्तन बनाते थे मिट्टी के, मृद भांड या मिट्टी के बर्तन का उपयोग ज़्यादा करते थे। फिर इसमें आगे आता है कि इनके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था व्यापार। अर्थव्यवस्था इनकी व्यापार आधारित थी। तो ये व्यापार काफ़ी क्षेत्रों से होता था इनका, कश्मीर से लेकर के और हमारे पाकिस्तान के खैबरपुर, इनमें काफ़ी जगह में मोहनजोदड़ो का काफ़ी फैलाव था। अच्छा, उसका काफ़ी बड़ा एरिया था, जैसा हमने शुरू में पढ़ा था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक। फिर इसमें आता है कि इसका बाद में कैसे, मुख्य रूप से ये क्या करते थे, कपास, गेहूं, गन्ना और हाथी दांत का निर्यात करते थे। व्यापार में व्यापार आधारित था अर्थव्यवस्था इनकी, और इसमें भी ये क्या करते थे, मुख्य रूप से इनका काम था कपास, गेहूं, गन्ना और हाथी दांत। इनका निर्यात ये मुख्य रूप से करते थे। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि ये और क्या इनकी विशेषता थी कि मातृदेवी इनकी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। मातृदेवी और लिंग पूजा में विश्वास रखते थे, और वृक्ष में पीपल को ज़्यादा महत्व देते थे। और इसका जो कह सकते हैं अवसान यानी कि समाप्ति हुई थी सिंधु सभ्यता की, तो मार्टिन व्हीलर के अनुसार इसके
नष्ट होने का जो मुख्य कारण था वो एक प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हो सकती है या फिर जलवायु परिवर्तन हो सकता है। इस तरह से इसका समापन हुआ था, यानी कि ये सभ्यता खत्म हुई थी। और आक्रमण भी हो सकता है, भूकंप या आक्रमण द्वारा इसका समापन या अवसान हुआ था। आगे हम देखते हैं कि इसमें हमें विशेषता देखने को मिलती है कि हड़प्पा स्थान की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा पाकिस्तान, जो अब पंजाब में, पाकिस्तान में जो पंजाब का भाग है यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान, उसमें मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर इन्होंने सबसे पहले खोज की थी। और मोहनजोदड़ो नखलिस्तान की खोज 1922 में। तो इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में लिखेंगे और फिर इसको हम एक थोड़ा पॉइंट के अनुसार जमाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं इसके मुख्य स्थान कौन कौन से थे, शॉर्ट में लेंगे और जल्दी वीडियो पूरा करेंगे तभी रिवीजन हो पाएगा। आप भी जान रहे हैं समय कम है और कोर्स काफ़ी ज़्यादा, यानी समय कम काम ज़्यादा। तो शुरू करते हैं इसमें। अब हम इसके विशेष स्थान कौन कौन से हैं, उनकी खोज कैसे हुई, किसने की, ज़्यादा उसमें उससे गहराई के क्वेश्चन आते नहीं हैं कि उसके 2 अंगुल बाद में क्या था, 3 अंगुल पास में क्या था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आपको निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, सन 2000 से लेकर और अब तक रेगुलर सारी आरपीएससी की पूरे पेपर का अध्ययन किया है, उसके बाद मैंने ये प्रयास किया है जिससे आपको बेहतर से बेहतर परिणाम मिल सकें। तो सबसे पहले आता है इसमें हड़प्पा स्थान। इसकी हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में खोज हुई थी, 1921 ईस्वी में, और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। और विशेष बात आएगी, उसको भी मैं आपके लिए मार्क करूंगा जिससे आपको वो काम देवे और आप उसका अच्छा थोड़ा फ़ायदा ले सकें। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की और स्थान था पाकिस्तान का जो पंजाब है उसका मोंटगोमरी। पश्चिमी पाकिस्तान लिख लेते हैं हम, पश्चिमी पंजाब। क्योंकि पूर्वी पंजाब तो अपने भारत में ही है। पश्चिमी पंजाब के मोंटगोमरी। मोंटगोमरी जगह है वहाँ पर, और उसमें भी रावी नदी के तट पर। फिर इसमें दूसरा स्थान आता है हमारा विशेष, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो, जो 1922 ईस्वी में खोजा गया था। कहीं मूवी याद करने मत बैठ जाना, मोहनजोदारो मूवी की याद आ जाए, ऋतिक रोशन के एक्शन सीन याद आ जाए। फिलहाल पढ़ने में ध्यान दीजिए, रीड के बाद में थोड़ा फुर्सत के पल बिताएंगे, उसमें भी आपके लिए विशेष काफ़ी वीडियो लेकर आऊँगा, चिंता ना करें। अब उसमें हम देखते हैं कि ये जो मोहनजोदारो है इसको नखलिस्तान भी नाम दिया गया था और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। खोजकर्ता थे इनके राखलदास बनर्जी। दोहरान होगा उतना ही जल्दी आपको याद होगा। और फिर इसकी जो सिंध के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी किनारे, पाकिस्तान में है सिंध, सिंध का लरकाना, लरकाना ज़िला है और नदी का नाम है उसमें सिंधु नदी। सिंधु नदी तट पर। फिर अगला बिंदु
कौन सा स्थान है इसमें अगला? हमारे इसमें अगला स्थान आता है सुत का गेंडोर। और एक विशेष बात और बताऊंगा इसमें आपको, इसी के अंदर जो एक कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार इसके अंदर से। सुतका गेंडोर की खोज हुई थी 1923 ईस्वी में, और इसके खोजकर्ता थे सुतका गेंडोर के हम कह सकते हैं उसमें ये जॉर्ज डेल्स द्वारा इसके बंदरगाह खोजे गए थे। और आरएल स्टीन 1923 में आरएल स्टीन ने इसकी खोज की थी। आरएल स्टीन इसके खोजकर्ता थे। और इसकी कहाँ पर थी ये? जॉर्ज डेल्स द्वारा इसमें एक तो इसमें दुर्ग और बंदरगाह खोजे गए थे, और ये खोजा गया था दारक नदी तट पर। और इसकी स्थिति भी वही पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थान है बलूचिस्तान। अब सुतका गेंडोर के बाद आता है इसमें चन्हूदड़ों, जिसकी खोज 1931 में गोपाल मजूमदार ने की थी। अपना चन्हूदड़ों 1931 ईस्वी, गोपाल मजूमदार खोजकर्ता थे। गोपाल मजूमदार, और इसकी खोज में हम कह सकते हैं सिंधु नदी के तट पर ही था ये भी। और इसका सिंधु नदी के तट पर, ज़्यादातर इसके स्थान सिंधु नदी के तट पर हैं। केवल 2 स्थान हैं जो सिंधु नदी के तट पर मतलब किसी नदी के तट पर नहीं है। चन्हूदड़ों के बाद इसमें जो विशेष शहर आता है वो आता है कालीबंगा। इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा आप अपडेट करिएगा, इसको जो हम देख रहे हैं मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। हो सकता है काफ़ी संख्या में यहाँ लोग बाग जब आपदा आई थी तो दब गए थे। अब चन्हूदड़ों के बाद हम इसमें देखते हैं हमारा स्थान आ रहा है कौन सा? कालीबंगा। अब कालीबंगा की खोज हुई थी इसकी 1961 ईस्वी में। ईस्वी में इसको खोजा था बीबी लाल और बीके थापर ने। 2 जनों ने मिलकर के, बीबी लाल और बीके थापर। अब इनके खोज करने के बाद इसकी जो स्थिति हम जानते हैं वो हनुमानगढ़ ज़िले में, ये एक ऐसा स्थान है जो हमारे राजस्थान में है। हनुमानगढ़ ज़िले में है, घग्गर नदी के तट पर। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के तट पर। कालीबंगा का वैसे शाब्दिक अर्थ हमें बताया है चूड़ियाँ, जो काली चूड़ियाँ होती हैं उसके जैसा कुछ ऐसा विशेष इसमें बताया गया है। कालीबंगा के बाद आता है हमारे इसमें, और एक कालीबंगा में जुते हुए खेत और मिले हैं, यानी कि उस समय हल के द्वारा जुताई करना इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। और इसमें आता है कालीबंगा के बाद हमारा अगला स्थान आता है रंगपुर। रंगपुर की खोज हुई थी 1953
और 54 ईस्वी हो सकता है निर्धारण करने में थोड़ा समय लग गया हो कि ये स्थान, बाकी 53 में खोज दिया गया था, 54 में हो सकता है उसको विशेष रूप से आइडेंटिफाई किया गया हो। तो रंगपुर में SR राव द्वारा इसको गुजरात में खोजा गया। SR राव, और इसकी खोज हुई थी गुजरात में। काफ़ी स्थल, इसके ज़्यादातर स्थल एक ट्रायंगल के रूप में हम देखें तो पाकिस्तान, गुजरात और हमारे राजस्थान वाले एरिया में ही आते हैं। तो इसके अलावा इसमें एक विशेष बात देखने को आती है, SR राव ने खोजा और गुजरात के काठियावाड़ में मादर नदी के किनारे। गुजरात का स्थान है काठियावाड़, और नदी है मादर नदी। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं अधिकांश नदी घाटियों में ही पनपी हैं, और वहीं पर उनका विकास हुआ है, और वहीं पर उनके सारी गतिविधियों का केंद्र देखा गया है। इसके बाद आता है कोट दिजी। कोट दिजी की खोज हुई थी 1953 ईस्वी में फजल अहमद द्वारा। कौन से ईस्वी? 1953 में। फजल अहमद इनके खोजकर्ता थे, और इसका जो विशेषता थी वो सिंध प्रांत के खैरपुर में थी। सिंध के खैरपुर में। सिंध के खैरपुर में थी, और वहाँ पर कौन सी जगह थी इनकी? कोट दिजी की। कोट दिजी जो खोजा गया था वो सिंधु नदी के किनारे पर ही था, यानी ये भी नदी घाटी सभ्यता थी एक तरह से। कोट दिजी के बाद हमारे इसमें आता है रोपड़। रोपड़ स्थान की खोज हुई थी 1983 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। रोपड़ नामक जगह की खोज हुई थी 1953 ईस्वी में। यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा इसको खोजा गया था। और इसमें हम देखते हैं जो विशेषता थी, पंजाब ज़िले का जो रोपड़ है, पंजाब ज़िले में है। पंजाब का ज़िला है रोपड़, स्थान है इसका, और नदी है इसकी सतलज। कौन सी? सतलज नदी। अब इसमें आप देखते आ रहे हैं कि सारी जितने भी इसके स्थान हैं वो सब नदियों के किनारे पर हैं। केवल 2 स्थान ऐसे आएंगे जो नदियों के किनारे पर नहीं हैं, वो भी अब अपन मार्क करेंगे उसको भी। रोपड़ के बाद इसमें मुख्य स्थान आता है हमारा लोथल। और लोथल की खोज हुई थी 1957 ईस्वी में SR राव द्वारा। और इसकी विशेषता क्या थी लोथल की? SR राव ने इसकी खोज की थी अहमदाबाद में भोगवा नदी तट पर।
अहमदाबाद के पास में है। अहमदाबाद के पास में, और नदी है भोगवा। तो इस तरह से इसमें और थोड़े से और हैं, ज़्यादा नहीं है। अब लोथल के बाद आता है इसमें आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा ही, जो अपने पहले थे। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी, और ये भारत में ही स्थान है इसका, मेरठ यूपी। मेरठ है, यूपी में है, और जगह का नाम है हिंडन। हिंडौन मत कर दीजिएगा, ये जगह है हिंडन। हिंडौन राजस्थान में है, हिंडन यूपी में है, तो इसको मिला मत दीजिएगा। और नदी के एक बात करें तो हिंडन नदी के किनारे पर है। हिंडन स्थान हिंडन नदी के तट पर है। क्योंकि स्थान विशेष के नाम पर ही इनके नाम होते हैं, जहाँ से निकास होता है या जहाँ पर कोई नदी समाप्त होती है। और इसमें विशेष बात थी अग्निकुंड और घड़ों पर मोर गिलहरी के चित्र। अब आता है हमारे सुरकोटड़ा, तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं हम। अब आता है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा स्थान की खोज हुई थी 1964 ईस्वी में कच्छ गुजरात में। 1964 ईस्वी, स्थान है कच्छ। कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रण आपने सुना होगा, और ये है गुजरात में। सुरकोटड़ा में एक विशेषता भी देखने को मिलती है कि घोड़े की अस्थियां मिली हैं। शुरुआत में जहां हम देख रहे थे कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश लोग बाग घोड़े से और गाय से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटड़ा में विशेषता मिली है कि वहाँ पर घोड़े की अस्थियां मिली हैं, और दूसरा वहाँ तराजू का पलड़ा भी एक मिला है, जिससे यानी कि वो चीज़ों को तोलने के बारे में भी ज्ञान रखते थे। फिर आता है इसमें हमारे बनवाली। जिसकी खोज हुई थी हमारे 1974 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा। रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा इसको खोजा गया था, और इसकी विशेषता ये विस्तृत था हिसार हरियाणा में। हिसार वैसे अभी है और काफ़ी फेमस जगह है, लेकिन अब कोर्स में नहीं है तो उसको लंबा नहीं करेंगे। इसमें भी इसके जो बसावट थी वो थी सरस्वती नदी के किनारे पर। हाँ, ये सरस्वती नदी अब नहीं है, विलुप्त हो चुकी है। अब उसका क्या हुआ था, क्यों गणेश जी को डिस्टरबेंस हुआ था, कैसे हुआ था, उसके श्राप से ये विलुप्त हो गई, वो हमारे वैदिक संस्कृति में अगला वीडियो आएगा तब पढ़ेंगे उसको भी। अगर उसके बारे में ऐसा कोर्स में हुआ तो ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा, बेहतर से बेहतर कम समय में आप अच्छा रिवीजन कर सकें, ये प्रयास करना है मुझे। और इसमें कोई क्लिक बैट नहीं करनी है, कोई लंबा मुझे नहीं खींचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती नदी के तट पर, और इसमें विशेष बात थी, जो खिलौने थे वो हल्की आकृति थे, हल्की आकृति से मिलते जुलते थे कुछ ऐसे, उनमें विशेषता थी। अगला आता है इसमें हमारा धौलावीरा।
अब ये धौलावीरा स्थान की विशेषता क्या है, 1990-91 में खोज की थी RS वेस्ट द्वारा। वो कौन से सन में, 1990-91 में। आर से रविंद्र, एस से सिंह और विष्ट महोदय अपने है ही RS विष्ट, यही है। RS विष्ट द्वारा इसकी खोज की गई थी, लेकिन पहले रविंद्र सिंह विष्ट थे, बाद में हो गई ये डॉक्टर रविंद्र सिंह विष्ट, यानी इनकी PhD कंप्लीट हो गई। तो डॉक्टर रविंद्र सिंह विष्ट ने इसकी खोज की और गुजरात के कच्छ ज़िले में, और ये कहाँ पर है, ये तो था हरियाणा में और ये गुजरात में, कच्छ ज़िले में। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमारे पास धौलावीरा के बाद बसती है जगह बालाकोट। एक विशेषता और बताना चाहूँगा आपको, धौलावीरा में अन्य सभी शहरों में क्या था कि आयताकार बसे हुए थे ये, यानी कि इनकी जो बसावट थी 2 खंडों में थी इस तरह से, और ये शहर 2 वर्ग के रूप में मिलकर के एक आयत का निर्माण कर रहे थे। लेकिन धौलावीरा में आकर के 3 भागों में ये बसा हुआ था धौलावीरा। इसमें एक ये विशेषता है, 3 खंड में था। अब आता है हमारे बालाकोट। बालाकोट भी नाम फेमस है, आए दिन समाचारों में सुनते रहते हैं, तो ध्यान में आ ही जाएगा। अब बालाकोट में क्या हुआ, इसके 1963 से 76 ईस्वी के बीच में, इसका 1963 से 76, इस बीच इसकी खोज हुई थी, यानी कि उसका निर्धारण करने में थोड़ा समय लग गया था। GF डेल्स इनके खोजकर्ता थे। GF डेल्स, इन्होंने इसकी खोज की थी कराची के पास में बिंदार नदी तट पर। कराची के पास बिंदार नदी। फिर बालाकोट के बाद अब चलते हैं हम अलादीनो। अलादीनो जगह का नाम है, अल्लाह का दिया आशीर्वाद मान सकते हैं। WA फेयर सर्विस ने इसकी खोज की थी। इसके विशेष ब्यौरा ऐसा नहीं है, विशेषता हो सकता है WS फेयर सर्विस। भाई नाम ऐसा है तो ऐसा ही बताना पड़ेगा, इसमें ऐसा तो कर नहीं सकते कि इसको हम बदल दें या फिर हम नामकरण कर सकें। कराची के पास सिंधु नदी। सिंधु नदी तट पर इसकी खोज की थी। और इसमें आता है एक विशेषता वाली बात आपको बताऊंगा मैं। बालाकोट में तो थी क्या, इमारतें तो कच्ची ईंटों की थीं और नालियाँ पक्की ईंटों की, पता नहीं क्यों। और इसकी हम बात करें तो यहाँ पर अलादीनो में मिला है पक्की ईंटों का कुआं, और इसमें अब सबसे लास्ट में रह जाता है हमारे एक स्थान, राखी गढ़ी। भाई फिर मूवी की याद में मत खो जाना कि शायद अक्षय कुमार की मूवी में किसी में उल्लेख आया हो, याद आ जाएगा। इसकी खोज करने वाले थे, इसकी खोज करने वाले थे सूरजभान।
सूरजभान ने खोज की थी और ये स्थान है हमारे हरियाणा के जींद में। तो इनमें एक विशेषता यहाँ पर भी देखने को मिली, ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं थी। यानी इनके जो कॉइन्स थे या फिर हम कह सकते हैं जो इनकी मुद्रा थी उस समय की, जो आकार कुछ भी रहा हो, उनमें हड़प्पा लिपि में लिखा हुआ था या फिर उसका अंकन किया हुआ था। तो तैयार रहिएगा शाम को संडे समरी के दूसरे पार्ट के लिए, और तब तक अपने कोचिंग का रिवीजन कीजिए और शाम को फिर मिलते हैं हमारी संडे समरी के पार्ट 2 में। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।